में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। आज हम बात करेंगे 8 की जंग की। 2019 की पहली जंग की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों से होगी। यहां 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 2014 के चुनावों में मोदी लहर में बीजेपी ने यहां जबरदस्त जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में सियासी समीकरण बदल गए हैं। 2018 में कैराना में गठबंधन की जीत ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब एसपी, बीएसपी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ मुस्लिम, जाट और दलित मतदाता जिस तरफ जाएंगे, जीत उसी की होगी। इस बार ये तीनों गठबंधन की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। मुद्दा में इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। और अपने गेस्ट पैनल की बात कर लेते हैं। इंद्रजीत सिंह है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन आरएलडी। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जफर अमीन साहब है, स्पोक्स पर्सन एसपी के, जो कि गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवंत सिंह हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, जो कि लखनऊ से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नरेंद्र सिंह राणा, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी, वो भी लखनऊ से हमारे बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे रिपोर्टर मेरठ से जुड़ेंगे हमारे साथ अभिषेक, उनका भी रुख करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे नरेंद्र सिंह राणा, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। इनसे सवाल है हमारा, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि 2014 वाली स्थिति अब नहीं है, तो इस बार की आपकी रणनीति क्या है? देखिए, ये जो बार बार दिखाया जा रहा है कि 2014 वाली स्थिति नहीं है, ये इस आधार पे आप कह रही हैं कि उन्होंने गठबंधन कर लिया है जी। लेकिन इस गठबंधन से मेरा ये सवाल है कि ये गठबंधन पूरे 5 साल के अंदर, यानी ये केवल अपना वजूद बचाने का गठबंधन एक नाम लेके आया। जैसे अब जब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको सभी जातियों का वोट मिलता है। उसमें जाट हो, गुजर हो, दलित हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, मुसलमान हो, जो और ये केवल एक जाति विशेष का वोट लेते हैं। तो वो जाति विशेष का वोट ये बिल्कुल इस समय देश के सामने जितने भी दल हैं, ये सारे दल कहीं न कहीं सत्ता में रहे हैं। बीजेपी भी रही है, ये लोग भी रहे हैं, और इन्होंने सत्ता में रह के अपनी जो यात्रा की और उस यात्रा में क्या कमाया, किसी ने आय से अधिक की संपत्ति इकट्ठी की, कोई जेल गया, कोई बेल पे है, किसी के पास अकूत संपत्तियों की जांच चल रही है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी। आपकी रणनीति क्या है राणा जी? आपकी रणनीति क्या है? सवाल ये था, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या कमजोरी है, ये हमारा सवाल नहीं था। नहीं, हाँ, मेरी रणनीति ये है कि हमने 51% वोट हमको प्राप्त हो, इस पर पूरा फोकस किया है। यानी 49% वोट चाहे कांग्रेस को जाए, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जाए, चाहे सपा बसपा को जाए। हमने रणनीति हमने उसी दिन बनाई थी जब ये उपचुनाव में हमने देखा कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों की हम बात कर रहे हैं राणा जी, जिन 8 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि पहले फेज में यहाँ पर चुनाव होना है, तो आपका ये कहना है कि यहाँ पर आप जातियों को मुद्दा बनाकर नहीं चलेंगे जो कि बाकी पार्टियां करती हैं। आपके लिए विकास और राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा या जाति का मुद्दा होगा? दोनों में से कौन सा मुद्दा होगा? बिल्कुल विकास हुआ है और विश्वास बढ़ा है। हम जाति की राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति में हारे या जीते, आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब एक बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जब ज्वाइन कर रहे थे तो उनकी जाति बताकर और उस जाति के वो बड़े नेता हैं ये बताकर संबोधित किया, और आप ये कह रहे हैं कि आप जाति की राजनीति ही नहीं करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद उस बारे में बताया। तो चलिए, कथनी और करनी में बहुत का फर्क है और तमाम पार्टियों में फर्क है, सिर्फ आपके लिए ये बात नहीं है। और अगला सवाल हमारा है, एसपी के प्रवक्ता हैं जफर अमीन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाद में आपसे इस सवाल का जवाब ले लेंगे, बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का ही हमारा शो है। तो जफर अमीन साहब, आप इससे कितना सहमत हैं और आपके लिए बड़ी चुनौती आप किसे देखते हैं? क्योंकि महागठबंधन सिर्फ एक कैराना की सीट को ही नजर में रख के आप चलें तो ये एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, क्योंकि 2014 में जो था समीकरण, जिस तरह से जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक महागठबंधन से आप इसको हरा सकते हैं, या जिस तरह से बीजेपी मान के चल रही है कि विकास और राष्ट्रवाद इस पर ऊपर होगा, उसको आप मानते हैं? क्या मानते हैं? देखिए, एक ही सीट की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, उसमें 4 सीटें, 3 लोकसभा और 1 जो है विधानसभा की सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी।
अभी नरेंद्र सिंह साहब राणा जी ने कहा है कि हम जातिवाद पे वोट नहीं लेते। अभी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ जी 2017 से लेके 19 तक लखनऊ के अंदर ये जाट का सम्मेलन करा चुके, निषाद का सम्मेलन आप करा लोगों से चुके, आपके बारे में सवाल पूछा जाता है, आप जवाब दूसरे के लिए देते हैं, आप विपक्षी पार्टी के लिए जवाब देते हैं। उन्होंने क्या किया वो छोड़ दीजिए, वो जनता तय करेगी। आप अपना बताइए, आप अपना स्टैंड सिर्फ रखिए, आप अपना स्टैंड रखिए। हाँ तो मैं नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी ने कभी जातिगत सम्मेलन नहीं किया। अच्छा। देखिए पिछड़ों का सम्मेलन किया लेकिन जात में बांटकर नहीं किया। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जातिवादी राजनीति किया है। तो ये नरेंद्र सिंह राणा जी नहीं कह सकते कि हम जातिवादी नहीं है, समाज के हर वर्ग में हमारा वोट है। रणनीति बताइए कि आपकी स्थिति कितनी मजबूत है और क्या डर की वजह से ये गठबंधन हुआ है। आप अपनी स्थिति साफ कीजिए, आप अपनी स्थिति साफ कीजिए कि आप लोग क्या लेके चल रहे हैं। आप प्लस माइनस करते हैं, इतने जाट हैं, इतने अल्पसंख्यक हैं, इतने गुर्जर हैं, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर किस प्रत्याशी को उतारना है। आप कहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति ही नहीं करते। नहीं, हम नहीं करते। बीजेपी परेशान हो गई है इस तरह बांट करके। भारतीय जनता पार्टी, देखिए हमारा सीधा मुद्दा है कि 5 साल पहले जो संकल्प लिया था इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसने अपने चुनाव के एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। जबकि हमारे दूसरे पे आ गए कि उन्होंने क्या किया है, ये तो जनता तय करेगी ना, जनता को वोट देना है, जनता तय करेगी। आप अपनी चिंता कीजिए। चलिए यशवंत सिंह है कांग्रेस से हमारे साथ। यशवंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वक्त आएगा आपका, उन्हें भी बोलने दीजिए। यशवंत जी स्वागत है आपका भी। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों लड़ाइयों में आप खुद को कहां देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था और राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी तक वो कहीं चुनावी मैदान में है ही नहीं, वो तो लड़ाई में ही कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आप अपना स्टैंड रखिए कि आप लोग इस लड़ाई में कहां स्टैंड करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन और बीजेपी को दोनों को हमसे मुकाबिल होना है। रीजन इसका ये बन रहा है कि जाति और धर्म की राजनीति का जो फसाना बीजेपी ने और तमाम पार्टियों ने किया है। आप अपना स्टैंड बताइए कि आपको कांग्रेस कहां नजर आ रही है। फिलहाल सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उन 8 सीटों की आज हम बात कर रहे हैं जो कि पिछली बार तमाम सीटें बीजेपी के पास गई थी, लेकिन उपचुनाव हुआ, महागठबंधन हुआ, समीकरण कुछ बदले। इसमें कांग्रेस कहां खुद को स्टैंड कर पा रही है? जमीन तलाशने का जो एक जुमला आप लोगों ने दिया था, तो वो जमीन तलाश कर आप कहां तक पहुंचे हैं उस जमीन पर, ये बताइए। यही मैं आपको बता रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति बीजेपी आज तक करती आई है, उसमें उसने उन्मादों और दंगों को एक टूल्स के शक्ल में इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो चीजें होती हैं मैम, इसके लगातार प्रयोग से इसकी क्रेडिबिलिटी और इसके प्रति लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होती है जैसे ऊब आ जाती है। जब इस तरीके से व्यक्ति जाति और धार्मिक राजनीति से ऊबता है तो वो अपनी आस्था को अपने देश में देखता है, और जब ये इस तरीके की राजनीति का पराभव होगा और व्यक्ति एक भारतीय के शक्ल में सोचेगा, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही उसके लिए विकल्प बनेगी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट देगा। हम जो है किसी जाति और धार्मिक राजनीति की अवधारणा में भरोसा नहीं करते। तो आप चुनाव हम प्रचार जो में है भरोसा नहीं करते भारत नेशन को देख रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी भरोसा नहीं करते क्योंकि प्रचार में भी कहीं नजर नहीं आ रही है कांग्रेस, कोई मुकाबला ही नहीं है। कहा जाता है कि कुछ भी कीजिए लेकिन जनता के बीच तो जाइए। कांग्रेस तो जब 5 साल बाद चुनाव आता है, इतनी बुरी स्थिति है कांग्रेस की, कह सकते हैं 130 साल में सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन फिर भी आप लोग जनता तक नहीं पहुंच बना रहे हैं। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिख रहे हैं हर बिल्कुल। इंद्रजीत सिंह है आरएलडी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद को कहां देख रहे हैं? आज की जो राजनीति है इसमें आप क्या मानते हैं? लोग विकास को देख करके वोट देते हैं या राष्ट्रवाद का जो अभी मुद्दा गरमाया हुआ है या पिछला जो काम हुआ है, किस चीज को आप मानते हैं और किस तहत आपका ये गठबंधन है? मैं मैडम जी आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। बहुत देर में मेरे को समय मिल पाया है, धन्यवाद आपने समय दिया। पहली बात तो मैं मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या जो भी सम्मानित पद पे हैं उनसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि एक कहावत है, जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। 40-42 पार्टियों के कंधे पे ये बैठे हुए हैं और दूसरों पे, गठबंधन पे ये उंगली उठाते हैं, पहली बात।
दूसरी बात, ये जातिवाद की कहते हैं हम बात नहीं करते। जब आप इतने मजबूत हैं, पूरे भारतवर्ष ने आपने पिछले 5 साल में इतने काम कर दिए हैं, तो आपको क्या जरूरत है अलग अलग कास्ट के लोगों को आप रोज पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। और अपनी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं जिनके वजह से आज आप भी मुझे लगता है कि दूसरे पार्टियों पर ही आप भी कटाक्ष कर रहे हैं। चलो, आप सिर्फ आरएलडी और अपने महागठबंधन तक सीमित रखिए अपने जवाब। मैं अपनी बात पे आता हूँ। हरिद्वार से लेकर जब दिल्ली तक किसान मेरा पैदल चल रहा था, उनके साथ यूपी गेट पे जो व्यवहार हुआ, जो गोलियां उनको ऊपर चलाई गई, जो पानी की बौछार चली गई, जो लाठी चलाई गई, उसका माकूल जवाब किसान इनको देने जा रहा है, पहली बात। और किसान की कोई जाति नहीं होती, वो हमारा अन्नदाता है। सुबह चाय से लेकर और रात सोने तक की एक इम्पोर्टेंस है किसान की हमारे बीच में, वो हमारा देश का अन्नदाता है। किसान जब कोई उपज पैदा करता है, जब उसको उसकी उपज के पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से वो अपने बच्चों की शादी करेगा, कहाँ से बच्चे पढ़ाएगा। आप देख लीजिए, जो एक घर के किसान का बिल 180 रुपये 200 रुपये आता था, आज 3500 रुपये बिल हो गया है। उसका ट्यूबवेल का बिल देख लीजिए, उसके 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए हैं। किसान का मुद्दा है और उस किसान की जो समस्या है इसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। बड़ा मुद्दा इस देश में किसान है। बिल्कुल, तो चलिए किसान के बिना पूरा देश अधूरा है। हमारे साथ है विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम लोगों की बातें सर आपने सुनी, एक एनालिसिस, एक न्यूट्रल एनालिसिस्ट एक वरिष्ठ पत्रकार ही कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इनको देखते हैं, इनकी बातों को देखते हैं। क्या चुनावी मुद्दा है, जातिवाद है या नहीं है मुद्दा, सिर्फ विकास है, क्या कुछ है, क्या सिर्फ किसान है? आप बताइए सर। देखिए, 2014 में ये जो 11 तारीख को 8 संसदीय सीटों के जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, 2014 में सारी सीटें भाजपा के पास थी, नोएडा से लेकर के सहारनपुर तक और बिजनौर तक जो भी चुनाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार अगर सीटें किसी की घटेंगी, अगर नतीजों में फेरबदल होता है तो भाजपा का ही नुकसान होगा। अगर 8 की 8 जीत लेती है तो अलग बात है, लेकिन अगर 2 सीटें 4 सीटें 3 सीटें जो भी अगर दूसरी पार्टियां जीतती हैं तो नुकसान उसमें उसी का होगा, क्योंकि 8 सीटें वही जीती थी। अब असली बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति तो सब करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी पार्टी ये कहे कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, तो ये वो ऐसा ही सच है जैसे मैं कहूँ कि इस समय सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि ये तो कहने की बात है। टिकट दिए जाते हैं तो इस सीट में इतने जाट, इतने गुजर, इतने मुसलमान, इतने ब्राह्मण, उस हिसाब से टिकट बांटते हैं, हर पार्टी बांटती है। तो फर्क ये है कि आरएलडी जो है वो घोषित रूप से जाट वोटों पर निर्भर है, समाजवादी पार्टी जो है वो घोषित रूप से मुस्लिम और पिछड़े खासकर यादवों को अपना वोट बैंक मानती है। और कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि वो उसका वोट बैंक कौन सा है उसको ये नहीं पता है कि वो मुसलमानों के साथ है, सवर्णों के साथ है, दलितों के साथ है। बसपा दलितों की पार्टी मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये है कि सवर्ण उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसने अन्य जातियों में भी अपनी पहचान बनाई। उसमें जाटों के बीच में भी, गुजरों के बीच में भी, सैनियों के बीच में, पिछड़ों के बीच में भी उसने पहचान बनाई। मुसलमानों के बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नगण्य है, कुछ जगहों पे होगा। ऐसे में अगर जाति के समीकरण के हिसाब से देखें तो सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से इस बार भाजपा के लिए एक जमीनी स्तर पर एक बड़ी चुनौती है। नतीजे क्या होंगे ये तो 23 मई को पता चलेंगे, जनता तय करेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की अपनी रैली में सीधा निशाना कांग्रेस पर नहीं साधा, उन्होंने सपा बसपा और आरएलडी पर जो शराब शब्द जो उन्होंने गढ़ा कि सपा का सा और बसपा उसका रालोद का रा और बसपा का बा और शराब जो है देश बड़ी खतरनाक चीज़ है, तो उससे मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने इन्हीं पर निशाना साधा, उन्होंने कांग्रेस नाम नहीं लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा महसूस करती है कि उसको इस गठबंधन से ही चुनौती मिल रही है। अब समीकरण के हिसाब से अगर देखें इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में, अगर मैं सीट वाइज जाऊं तो एक सहारनपुर सीट ऐसी है जहां पर सीधा त्रिकोणात्मक संघर्ष है। कांग्रेस के इमरान मसूद बहुत मजबूत पोजीशन में है, बस गठबंधन के फजलुर रहमान भी चुनाव मैदान में बड़ा खम ठोक रहे हैं और भाजपा के राघव लखनपाल तो मतलब पुराने चूंकि सांसद हैं उनकी भी मजबूत स्थिति है। इसी तरह कैराना में भी त्रिकोणात्मक ये है, हरेंद्र मलिक हैं सपा की सांसद जो है वो कैराना से वो लड़ रही हैं जो पहले रालोद से थी, तबस्सुम और प्रदीप चौधरी भाजपा के, ये सीट कैराना की उपचुनाव में जीती थी। मुजफ्फरनगर से खुद चौधरी अजीत सिंह मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले वालियान लड़ रहे हैं, संजीव वालियान जो मंत्री थे केंद्र सरकार में, और इधर बागपत से जयंत चौधरी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो केंद्रीय मंत्री सतपाल यादव मैदान में है। मेरठ में हाजी और उनके बीच में मुकाबला है जो भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल जी हैं।
कांग्रेस के लोग भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस की जो मजबूत उपस्थिति है वो 2 सीटों पर है। एक कैराना में हरिंद्र मलिक का दिखाई पड़ रहा है, दूसरा इमरान मसूद सहारनपुर में। त्रिकोणीय है मुकाबला कहीं कह सकते हैं। सर, मेरठ से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जमीनी हकीकत वहां क्या नजर आ रही है? जनता का मूड क्या दिख रहा है? आप लोगों के बीच में जाते हैं। देखिए, 3 चीज़ें हैं। वैसे विनोद जी ने सारी बातें कही हैं, लेकिन इस चुनाव में एक नया गठबंधन जो सामने दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक पर्दे के पीछे एक जातीय गठबंधन हुआ है। अभी तक दलितों को माना जाता था बसपा सुप्रीमो के साथ, लेकिन इस बार मुस्लिम, दलित प्लस वाल्मीकि, इन तीनों का एक साइलेंट गठबंधन है वेस्ट यूपी में, और ये दिखाई देगा रिजल्ट के बाद, जो ग्राउंड जीरो पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी 8 सीटें हैं, और उसके अलावा भी जो दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसमें सीधा सा एक फार्मूला हमेशा चुनाव में चलता है, आमने सामने की लड़ाई। इस लड़ाई में तीसरा जो आता है और जिस जाति का होता है, जैसे 2 मुस्लिम खड़े हुए तो बीजेपी की जीत निश्चित होती है, और 2 हिंदू उम्मीदवार खड़े हुए तो अदर्स जो है, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट बसपा से हो, सपा से हो, या फिर मजबूत कांग्रेस से हो, जीत उसकी होती है। इसका उदाहरण उपचुनाव तो है ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव हार गए शहर सीट से, जो उस समय निवर्तमान विधायक भी थे। रफीक अंसारी ने उनको हराया। वजह क्या थी? सामने आमने का इलेक्शन हुआ, और ऐसे में वाजपेयी को मात खानी पड़ी। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा भाजपा के फेवर में नहीं जा रही, भीतर गाहत। मेयर के चुनाव में आप मेरठ या आसपास के जितने ज़िले हैं उनमें आप उठा के देखेंगे, भाजपा प्रत्याशी जो हारे, अपनों के विरोध के कारण हारे, और सारा विपक्ष जो एकजुट हुआ है उससे कहीं ना कहीं 2014 के प्रदर्शन में 2019 में तुलनात्मक रूप में काफ़ी अंतर कम होता दिखाई दे रहा है। श्वेता, बिल्कुल, और एक बार फिर से इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं नरेंद्र सिंह राणा, इनका रुख कर लेते हैं। राणा जी, यहाँ आपने पूरी बातें सुनी और आपने जाना कि आप लोगों के इस बार जो है आसान नहीं है रास्ता। गन्ना किसान काफी ज्यादा नाराज है। जिन 8 सीटों की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे बेल्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा गन्ना किसान की नाराजगी और लोगों में जो बकाया राशि है उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। जाटलैंड कहा जाता है इसको। किस तरीके से इससे निपटेंगे अब आप? देखिए, गन्ना मंत्री खुद जो है वो थाना भवन सीट से हैं, और ये जो तथाकथित गन्ना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, हमने 58,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के खाते में सीधा दिया। फिर भी इतनी नाराजगी क्यों है? गन्ना किसानों का प्राइवेट फैक्ट्री पे था, वो फिर भी इतनी नाराजगी क्यों है? कहा जाता है कि किसानों तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। ये सुधा जी, गन्ने की खेती पहली बार लाभकारी खेती हुई। गन्ने का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, गन्ने की जो पैदावार है वो बड़ी है, चीनी की बड़ी है, क्योंकि हमने प्रो किसान सरकार है, ये प्रो मिल सरकार नहीं है। नहीं, ये जो तथाकथित लोग खड़े हो जाते हैं, ये गन्ना किसान बन जाते हैं। कोई गन्ना किसान परेशान नहीं है, कोई भी गन्ना किसान परेशान नहीं है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, और कोई नहीं। ये लोग दिखाते हैं चैनलों पे कि ये सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल की ये किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। हकीकत ये है, सुधा जी की नेता परेशान है और जनता मस्त है। नेता परेशान है पूरे 5 साल से। उनको लग रहा है कि कैसे सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में तो अब आएंगे नहीं, तो किसानों का वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि हमने काम किया है। और मैंने पहले ही कहा कि काम के आधार पर वोट मिलेगा, दो वोट मिलेगा, वरना अगर आप करते एक एक करके आप बोल लीजिए। राणा जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि किसान कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज हैं आपकी इस 5 साल की सरकार से, और इसका खामियाजा भी 3 स्टेट में देखने को मिला है। तो इससे भी तो सबक आप लोगों को लेना चाहिए था। सरकार नहीं आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ कि जी बोलिए, आप ही से सुनना चाह रहे हैं हम लोग कि किसानों की इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे, उनके बीच जाना है आप। 15 नहीं, पूरा
पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी का आधा बजट हमने किसानों के लिए दिया, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के कर्जा माफी हो, किसानों की कर्जा माफी 36,000 करोड़ की, किसानों के लिए हमने यूरिया, बिजली, किसानों के लिए हमने खाद, किसानों की सिंचाई। आपको मैं बता दूं कि किसानों के लिए ही मैंने कहा ये प्रो किसान सरकार है, ये जो है मील मालिकों की सरकार नहीं है। इस शो को देख के सुन सके, अपनी राय बना सके कि उसको क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से उसको चला गया है, को जानने का अधिकार है, उसको पहुंचाए गए हैं, ये तो जनता देख रही है ना। तो आप एक एक करके अपनी बात रखिए। चलिए, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और उनको बोलने का वक्त काफी कम मिला है, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यशवंत जी, जिस तरीके से बात हो रही है कि तमाम मुद्दे हैं दो, चाहे बीजेपी की बात कर ले, महागठबंधन की, इस बीच में आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। 90 के बाद से कांग्रेस सुस्त पड़ी है, अभी सबसे बड़ी चुनौती आपके पास संगठन में जान फूंकने की है। अगर इस चुनाव की बात करें, इसके लिए रणनीति क्या है? 30 सेकंड में बताइए, कम है वक्त। मैम, मैं आपको बता दूं कि किसी भी चुनाव में जो है जनता की पीड़ा ही मुद्दा बनती है। आप चाहें उससे जितना भागने का प्रयास कर लें, जनता की पीड़ा को अभिव्यक्ति देती हुई कांग्रेस न सिर्फ दिख रही है बल्कि वो लड़ रही है। हमारी जो न्याय योजना है वो बीजेपी का जो समृद्धि का जो उन्माद है, जो चंद उद्योगपतियों के लिए है, उस समृद्धि का जो है समान वितरण कैसे होगा, सोशल जस्टिस और वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा मुद्दा में 8:30 बजे इस वक्त जो हम आज का सवाल रखते हैं, इसमें क्या महागठबंधन ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है, क्या रिजल्ट है, ये हम आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं। हाँ में है 60% और ना में है 40%। तो हमारे तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए, मन चले पर चले चप्पल।